मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने वाला हूं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी यूपीएसआई के सिलेबस मूल विधि पर। और मूल विधि के अंतर्गत मैं बात करने वाला हूं आपसे घरेलू हिंसा अधिनियम पर। मैंने आपसे बताया था कि अधिनियम यानी माइनर एक्ट इस परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमने आपको 22 से 23 एक्ट लिखाए थे पाठ्यक्रम में, जिसमें से पहला एक्ट आज हमने उठाया है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यानी घरेलू हिंसा अधिनियम। तो इसके बारे में बहुत ही डिटेल में आपसे बात करने वाला हूं और ये चीज़ आप कंफर्म में नोट कर लीजिए कि आपको यहाँ से यूपीएसआई में एक क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ये अधिनियम हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसमें डिटेल में बात करूँगा कि आखिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट क्यों लाया गया, कानूनी प्रावधान इसमें क्या हैं और इसके तहत आच्छादित व्यक्ति कौन है और उसे न्याय कहाँ से मिल सकता है, किस तरह से माना जाएगा कि घरेलू हिंसा के अंतर्गत ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन सब बिंदुओं पर मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा। आपको बताते चले समरी के तौर पे कि यह अधिनियम जो है महिलाओं के लिए लाया गया है और वो महिला कोई भी हो सकती है। वो साझी गृहस्थी में रहने वाली बहन भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है, पत्नी भी हो सकती है, या लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिला हो सकती है जो किसी पुरुष के साथ बिना विवाह के रह रही है। लिव इन रिलेशनशिप में वो महिला भी हो सकती है। यानी कुछ लोग यहाँ पे गलत अर्थ निकाल लेते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में केवल पति पत्नी आते हैं, तो ऐसा नहीं है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में माँ और बेटा भी आता है। यहाँ पे पीड़ित पक्ष जो है वो माँ होती है, या पिता और पुत्री आता है, यहाँ पे पीड़ित पक्ष पुत्री होती है। इसी तरह से लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुष और महिला में पीड़ित पक्ष महिला होती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को मैं काफ़ी विस्तार से आपको समझाने वाला हूँ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो एक एक पॉइंट पर डिटेल में बात करेंगे। आपको बताते चलें कि भारतीय संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है भाग 3 उसका अनुच्छेद 21, जिसमें आपने पढ़ा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो दैहिक स्वतंत्रता को भी आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से जोड़ा गया है। और 1993 में पारित मानवाधिकार अधिनियम को भी जोड़ा गया है। तो इसके तहत जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इन सब से मिला करके आया है और इसमें किसी महिला को भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाना, मानसिक रूप से चोट पहुंचाना, आर्थिक चोट पहुंचाना, ताना देना, शारीरिक हिंसा या यौन हिंसा, किसी प्रकार की जो घर के चार दीवारी के अंदर उसके रिश्ते या नातेदारों द्वारा की जाती है, उसे हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं। तो चलिए इसके बारे में बहुत ही डिटेल में बात करता हूँ। बस एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसे नोट करें अपने रजिस्टर पे और वीडियो पूरा देखें। अधूरा देखने से आपका कोई भला नहीं होने वाला है और जो अधूरा नॉलेज आपका होगा उससे समय आपका बर्बाद होगा और परिणाम भी शून्य रहेगा। तो इसलिए इस एक्ट को आप पूरा देखें, अच्छे से समझें और इसको आप अमल करें। निश्चित रूप से आपको इसमें फ़ायदा होगा। आइए सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूँ कि घरेलू हिंसा है क्या। घरेलू हिंसा क्या है यानी डोमेस्टिक वायलेंस क्या है, तो इसे एक छोटी सी परिभाषा में और बड़ी ही प्रैक्टिकल परिभाषा में मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे, घरेलू दायरे में यानी आपके घर के अंदर यदि वो घर के बाहर होता है और नातेदार या पारिवारिक किसी व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति द्वारा कोई शोषण होता है तो वो भारतीय दंड संहिता के तहत अपराध माना जाएगा। लेकिन यदि घर के अंदर और घर के रिश्तेदार परिवार के सदस्य द्वारा ऐसा कुछ होता है तो वह डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आएगा। तो घरेलू दायरे में हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। घरेलू दायरे में हिंसा को यानी वायलेंस को घरेलू हिंसा कहा जाता है। किसी महिला का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक या यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना या किए जाने की नियत रखना, किया जाना या किए जाने की नियत रखना जिसके साथ महिला के पारिवारिक संबंध हैं।
इसे घरेलू हिंसा कहा जाएगा। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि घरेलू हिंसा क्या है। पहली चीज़, घरेलू हिंसा घर के दायरे में होती है। दूसरी चीज़, इसमें महिला का शारीरिक शोषण। शारीरिक शोषण में थप्पड़ मारना, लात मारना, धक्का देना, गिरा देना, किसी अंग को चोट पहुंचाना। मानसिक शोषण जिसमें ताना देना, उसके माता पिता को गाली देना या उलाहना देना। आर्थिक शोषण, उसे खर्च के लिए पैसे न देना या उसके बच्चों के भरण पोषण के लिए पर्याप्त पैसे न देना। यौन शोषण जिसमें ज़बरदस्ती यौन संबंध बनाना या अप्राकृतिक संबंध बनाना या इसके लिए विवश करना या ऐसी नियति रखना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसके तहत जो है माना जाएगा कि वो घरेलू हिंसा उसके साथ हो रही है। और ये करने वाला व्यक्ति कौन है? उसका रिश्तेदार हो सकता है, पिता हो सकता है, पति हो सकता है, बहन भाई हो सकते हैं, देवर हो सकता है, ससुर हो सकता है। मतलब रिश्ते भी कई तरह से हो सकते हैं। एक तो रक्त जनित रिश्ता हो सकता है, दूसरा वैवाहिक रिश्ता हो सकता है। तो इस पे अभी हम डिटेल में आपसे बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपने केवल ये देखा है कि घरेलू हिंसा क्या है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आपको दिखाते हैं कि इसके दायरे में आता कौन है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत व्यथित व्यक्ति कौन है, यानी पीड़ित व्यक्ति कौन है। तो यहाँ पे सबसे पहला जवाब इसका ये होगा कि व्यथित यानी पीड़ित व्यक्ति एक महिला है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत पीड़ित पक्ष कौन है? तो पीड़ित पक्ष कोई महिला हो सकती है। अब यहाँ पे ऐसी महिला जिसके साथ आप घरेलू नातेदारी में साझी गृहस्थी में निवास कर रहे हैं, यानी पीड़ित पक्ष एक महिला है और ऐसी महिला जिसके साथ आप घरेलू नातेदारी में रिलेशन में साझी गृहस्थी में रह रहे हैं। दूसरा पॉइंट, ये नाते तीन तरह से मैंने दिखाए हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका डिटेल बहुत लंबा है, 60 में मैंने लिखा है। पहले रक्त जनित रिलेशन। तो रक्त जनित रिलेशन में माँ बेटा, यहाँ पे पीड़ित पक्ष जो है वो माँ है, ये एक महिला है। तो रक्त जनित रिलेशन में माँ और बेटा, पीड़ित पक्ष माँ होगी। पिता पुत्री, इसमें पीड़ित पक्ष पुत्री होगी। और भाई बहन, इसमें पीड़ित पक्ष जो है बहन होगी, यानी व्यथित पक्ष जो होगा वो बहन होगी। इसी तरह से विवाह जनित नातेदारी, जो साझी गृहस्थी में रहते हैं। ससुर और बहू, इसमें पीड़ित पक्ष बहू होगी। पति पत्नी, इसमें पीड़ित पक्ष पत्नी होगी। भाभी देवर, इसमें पीड़ित पक्ष भाभी होगी। और तीसरा पॉइंट है दत्तक, यानी गोद ली हुई संतान, जिसमें पिता और पुत्री, इसमें पीड़ित पक्ष पुत्री होगी। तो इस तरह से आपने देखा कि घरेलू हिंसा है क्या और इसके अंतर्गत आता कौन है इसके दायरे में। तो इन बातों को लेकर के और 1993 के मानवाधिकार अधिनियम को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए इन्हें मिला करके सन 2005 में एक अधिनियम लाया गया जिसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं। यह एक केंद्रीय कानून है और ये सन 2006 में संपूर्ण भारत में लागू किया गया। दैट टाइम ये जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं लागू हुआ था, लेकिन अब धारा 370 को समाप्त किए जाने के बाद यह एक्ट जम्मू कश्मीर राज्य पर पूरी तरह से लागू है। अब मैं आपसे डिटेल में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में बात करने वाला हूं। देखिए, अगला पॉइंट आपका है घरेलू हिंसा अधिनियम। बहुत ही ध्यान से देखिएगा एक एक पॉइंट। घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ। 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट है, ध्यान रखेंगे। 13 सितंबर 2005 को पारित हुआ। 14 सितंबर 2005 को भारत सरकार के गजट में प्रकाशित किया गया। यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2006 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ।
26 अक्टूबर 2006 को जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। यहाँ पे दो सवाल, अगर ये पूछा जाए कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पारित कब हुआ तो 2005 आंसर लगाएंगे, और ये लागू कब हुआ तो 2006 आंसर लगाएंगे। अभी आपका यूपी पुलिस का कांस्टेबल 2013 का जो मेंस एग्ज़ाम था उसमें ये पूछा गया था कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट लागू कब हुआ। तो अधिकतर लोग हेडिंग में चूँकि 2005 लिखा रहता है, चूँकि ये 2005 अधिनियम है तो यही टिक कर दिया था। ये गलत आंसर है, लागू ये 26 अक्टूबर 2006 को हुआ है। हाँ, यहाँ पे एक नोट मैंने लिखा है कि अनुच्छेद 370 के समाप्त हो जाने के बाद अब ये अधिनियम जम्मू कश्मीर में भी लागू होगा, यानी इसका आपको जवाब मिल गया। दैट टाइम ये जम्मू कश्मीर राज्य पे लागू नहीं था, बट वर्तमान में आर्टिकल 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था, उसके समाप्त कर दिए जाने के बाद ये अधिनियम अब संपूर्ण भारत में लागू है और इसकी अधिकारिता संपूर्ण भारत है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी तक आपने देखा कि घरेलू हिंसा क्या है, फिर पीड़ित व्यक्ति कौन है यानी पीड़ित पक्ष कौन है, फिर ये अधिनियम कब लाया गया। अब सवाल उठता है कि क्यों लाया गया। तो क्यों लाया गया इस पे आप जरा ध्यान से देखिएगा। यह अधिनियम महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक अधिकार यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए गए हैं, यह अधिनियम महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक अधिकार अर्थात दैहिक स्वतंत्रता। तो आपको मैंने बताया भी कि अनुच्छेद 21 फंडामेंटल राइट्स जो भाग 3 है उसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता कहा गया है। लाइटली मैं आपको बता दूं कि दैहिक स्वतंत्रता से तात्पर्य क्या है। एक महिला को दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है, तो एक इसका उदाहरण आपको बताते हैं कि एक महिला किसी बच्चे को जन्म देगी या नहीं देगी, या वो कितने संतानों को जन्म देगी या नहीं देगी, ये उसका स्वयं का निर्णय होगा। इस निर्णय को कोई भी व्यक्ति प्रभावित नहीं कर सकता है, और यदि जोर जबरदस्ती करके प्रभावित करना की कोशिश करता है तो वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में आ जाएगा, उसके दायरे में आ जाएगा। तो दैहिक स्वतंत्रता का मतलब है कि मुझे अपनी शरीर के ऊपर स्वतंत्रता है। तो यह अधिनियम महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक अधिकार अर्थात दैहिक स्वतंत्रता तथा गरिमा में जीवन जीने के अधिकार को लागू कराने और वर्ष 1993 के अंतर्राष्ट्रीय समझौते जिसके तहत महिलाओं की गरिमा को मानवाधिकार के रूप में शामिल किया गया को संरक्षित करने के लिए इस अधिनियम को बनाया गया। 1993 में एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था जिसमें मानवाधिकारी की बहाली के लिए विश्व स्तर पर बात की गई। तो उस समझौते को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान के सेक्शन 21 को ध्यान में रखते हुए महिलाओं को गरिमा में जीवन जीने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इसके माध्यम से महिलाओं के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा करते हुए प्रगतिशील एवं एक सभ्य समाज यानी वेल सिविलाइज्ड सोसाइटी के निर्माण का प्रयास किया गया है। यानी इस अधिनियम को लाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि महिलाओं के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा करते हुए एक प्रगतिशील और सभ्य समाज के निर्माण का प्रयास किया गया है। अब मैं आपको एक एक सेक्शन जो इसके इम्पोर्टेंट हैं, वैसे तो बहुत सारी धाराएं हैं लेकिन जो इम्पोर्टेंट धाराएं हैं एक एक धाराओं के बारे में बताऊंगा, और अगर डीपली किसी ने क्वेश्चन पूछा तो धारा से भी सवाल पूछ सकता है। तो आप सारी धाराएँ नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अब इस अधिनियम के तहत जो कानूनी प्रावधान किए गए हैं वो क्या है। तो सेक्शन टू सेक्शन देखते हैं कि किस धारा में क्या प्रावधान किया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें धाराएं तो बहुत हैं लेकिन जो महत्वपूर्ण है आप उसको देखिए और उसी को नोट करिए। अधिनियम की धारा 1 जिसमें संक्षिप्त परिचय और परिभाषा दिया गया है, यानी अधिनियम की धारा 1 में इस अधिनियम का इंट्रोडक्शन कराया गया है और इस अधिनियम की डेफिनेशन दी गई है। जबकि धारा 2 में इस अधिनियम के सेक्शन 2 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। यानी धारा 1 में अधिनियम को परिभाषित किया गया है, अंतर को स्पष्ट समझते चलेगा, कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा। धारा 1 में अधिनियम को परिभाषित किया गया है, जबकि धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है।
और इसके अंतर्गत मानसिक, शारीरिक या आर्थिक कष्ट पहुंचाना या ताने देकर अपमानित करना, जो कि सभी घरेलू हिंसा से तात्पर्य रखता हो, इसके अंतर्गत आएगा। यानी धारा 3 में कहा गया है कि घरेलू हिंसा क्या है और इसके अंतर्गत क्या क्या आएगा। तो घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है धारा 3 में। इस तरह से आपके सब इंस्पेक्टर एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से घरेलू हिंसा अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है। धारा 3, धारा 4, धारा 15, धारा 18, इस तरह का कोई भी सवाल आ सकता है। तो अगर आप पढ़े हुए हैं तो आंसर टिक कर देंगे। धारा 4 में कहा गया है घरेलू हिंसा की सूचना। तो घरेलू हिंसा की सूचना कौन दे सकता है और किसको दे सकता है, 2 पॉइंट। तो अधिनियम की धारा 4 में कहा गया है कि इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा की सूचना पीड़ित व्यक्ति, जो कि एक महिला है, वह संरक्षण अधिकारी को दे सकती है या इस महिला का कोई करीबी, जिसमें पड़ोसी भी शामिल है। पड़ोसी भी यह संरक्षण अधिकारी को सूचना दे सकता है इस धारा के अंतर्गत कि अमुक महिला के साथ घरेलू हिंसा की जा रही है। तो धारा 4 में क्या है, घरेलू हिंसा की सूचना जिसे महिला जो स्वयं पीड़ित है या उसका कोई भी करीबी या पड़ोसी इसकी सूचना दे सकता है। आइए नेक्स्ट सेक्शन पे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका धारा 8। तो इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 8 में कहा गया है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। आप वैसे इतना ही ध्यान रखेंगे, डिटेल आप जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप नोट कर लेंगे, हो सकता है एग्जाम में कहीं कहीं पूछ ही लिया जाए जब डीपली पूछा जाए। तो धारा 8 में कहा गया है संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति। धारा 8 के अंतर्गत राज्य सरकार एक जिले में स्थिति अनुसार कितने भी पुरुष अथवा महिला संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। यानी जिले में जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी जो होगी वो स्टेट गवर्नमेंट होगी। और स्टेट गवर्नमेंट एक जिले में कितने भी स्थिति जैसी भी होगी, ये स्थिति पॉपुलेशन से गवर्न होती है कि जिले में पॉपुलेशन क्या है और बेसिक सुविधाएं क्या हैं, उसके अकॉर्डिंग कितने भी पुरुष अथवा महिला, इसमें भी कोई भेदभाव नहीं है कि संरक्षण अधिकारी कौन होगा, ये कोई भी हो सकता है, पुरुष और महिला संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। अधिनियम की धारा 9 में कहा गया है संरक्षण अधिकारी की शक्तियां एवं उसके कर्तव्य क्या हैं, यानी उसकी ड्यूटीज़ क्या है और उसके पावर क्या हैं। तो इसके अंतर्गत घरेलू हिंसा संरक्षण अधिकारी प्राप्त सूचना पर आवश्यक कार्यवाही करता है। जो सूचना दी गई है पीड़ित पक्ष द्वारा, प्राप्त सूचना के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करता है तथा मजिस्ट्रेट को सूचित करता है एवं मजिस्ट्रेट द्वारा प्रतिपक्षी को बुलाए जाने के आदेश का पालन कराता है। कहने का मतलब ये है कि धारा 9 में ये कहा गया है कि संरक्षण अधिकारी के अधिकार और शक्तियाँ क्या हैं। तो जब संरक्षण अधिकारी को डोमेस्टिक वायलेंस की सूचना मिलती है तो उस पर वो आवश्यक कार्रवाई करता है और इसको ट्रांसफ़र करता है मजिस्ट्रेट के लिए। और यदि मजिस्ट्रेट प्रतिपक्षी को, अपोजिट पार्टी को बुलाए जाने का आदेश पारित करता है तो संरक्षण अधिकारी इस आदेश का पालन कराता है। तो अगले सेक्शन पे आ जाइए। अधिनियम की अगली धारा आप देखिए, सेक्शन 11, सरकार का कर्तव्य, यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 11 में सरकार का कर्तव्य दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट का कर्तव्य क्या है। तो सरकार इस अधिनियम का प्रचार प्रसार करे। इससे क्या तात्पर्य है? देखिए, कोई भी सप्लीमेंट्री कानून आता है तो सबसे पहली चीज़ है कि देश की जनता को वो कानून पता होना चाहिए। एक महिला घरेलू हिंसा में रह रही है, लगातार प्रताड़ित हो रही है, मानसिक शारीरिक उसे चोट पहुंचाई जा रही है, लेकिन उसे मालूम ही नहीं है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट होता क्या है और क्या इस अधिनियम के तहत उसे न्याय मिल सकता है। तो ये जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी कानून लाया गया है तो उसको जन जन तक पहुँचाया जाए, लोगों तक पहुँचाया जाए, ताकि लोग उस कानून से लाभ उठा सकें। तो राज्य सरकार के कर्तव्य के अंतर्गत कहा गया है कि सरकार इस अधिनियम का प्रचार प्रसार करे, आवश्यकता अनुसार कार्यवाही की समीक्षा करे, यानी जो कंप्लेंट पे
कार्रवाई हुई है उसकी समीक्षा करे और इससे संबंधित निर्देश जारी करे। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए इस अधिनियम में आदेश किया गया है सेक्शन 11 में। सेक्शन 12 देखिए, संरक्षण अधिकारी द्वारा दी गई सूचना पर मजिस्ट्रेट की कार्रवाई। संरक्षण अधिकारी जो कि जिले में नियुक्त किया जाएगा के द्वारा दी गई सूचना पर मजिस्ट्रेट की कार्रवाई। इसके अंतर्गत संरक्षण अधिकारी द्वारा दी गई सूचना प्राप्ति के 3 दिन के भीतर, इंपॉर्टेंट है, संरक्षण अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट को दी गई सूचना के 3 दिन के भीतर प्रतिपक्षी को हाजिर करने हेतु संरक्षण अधिकारी को निर्देश जारी करेगा मजिस्ट्रेट, तथा मामले का निष्पादन 60 दिन के भीतर होगा। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं कि यदि संरक्षण अधिकारी मजिस्ट्रेट को सूचना देता है तो 3 दिन के भीतर जो है प्रतिपक्षी को हाजिर किया जाएगा और इस मामले का निष्पादन 60 दिन के भीतर होगा। आइए नेक्स्ट सेक्शन पे। अधिनियम की अगली धारा आप देखिए, धारा 16, जिसमें सुनवाई की प्रक्रिया लिखी हुई है। तो घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत जितने मामले की मजिस्ट्रेट के सामने सुनवाई होगी वह इस धारा के अंतर्गत एकांत वातावरण एवं बंद कमरे में होगी। कहने का मतलब है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के सेक्शन 16 में कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत जिन मामलों की सुनवाई मजिस्ट्रेट के सामने होगी वह सार्वजनिक रूप से नहीं होगी बल्कि एकांत में और बंद कमरे में होगी। नेक्स्ट सेक्शन धारा 17 में कहा गया है साझी गृहस्थी में रहने का आदेश दिया जाना। अधिनियम की धारा 17 का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट पीड़ित पक्ष और प्रतिवादी दोनों को साझी गृहस्थी में रहने का आदेश दे सकता है। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ, ऐसा इसलिए किया जाता है कि जब आपस में हिंसा का कोई ठोस कारण नहीं होता है तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे ऐसा सोचता है कि हो सकता है साझी गृहस्थी में रहते हुए इनकी मनः स्थिति बदल जाए और ये आपके मुकदमे को वापस ले सकते हैं और फिर से अच्छे से रह सकते हैं। तो धारा 17 के तहत साझी गृहस्थी में रहने का आदेश दिया जाना है। धारा 18 लिखा हुआ है संरक्षण का आदेश, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अधिनियम की धारा 18 में संरक्षण का आदेश है। इसके अंतर्गत फरियाद लाने वाले व्यक्ति विशेष की, जो इस वाद को ला रहा है उस व्यक्ति विशेष की प्रतिपक्षी यानी अपोजिट पार्टी या उसके रिश्तेदारों सगे संबंधियों से मजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण का आदेश प्राप्त करके संरक्षण कराया जाएगा। यानी जो वाद ला रहा है उसकी सिक्योरिटी का भी प्रावधान किया गया है अपोजिट पार्टी से। आइए नेक्स्ट सेक्शन पे। अधिनियम की धारा 19, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 19 में कहा गया है निवास करने का आदेश। ये आदेश मजिस्ट्रेट देगा सुनवाई के बाद। निवास करने का आदेश, इसके अंतर्गत महिला को शांति एवं गरिमा से रहने की व्यवस्था की जाएगी और प्रतिपक्षी जो कि एक पुरुष है का उसके कमरे में प्रवेश वर्जित होगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है निवास करने का आदेश। इसके अंतर्गत महिला को शांति एवं गरिमा से रहने की व्यवस्था की जाएगी उसी घर में, किंतु प्रतिपक्षी का जो कि एक घर का ही व्यक्ति है उसके कमरे में प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा। इसी अधिनियम की धारा 20 में कहा गया है धन का अनुतोष प्राप्त करना। इसके अंतर्गत महिला को सभी शारीरिक चोट व आर्थिक क्षति की प्रतिपूर्ति प्रतिपक्षी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश पर कराई जा सकेगी। महिला को जो शारीरिक चोट पहुंची है, मेडिकल खर्च जो लगा हुआ है या आर्थिक जो नुकसान हुआ है उसकी जो प्रतिपूर्ति है वो प्रतिपक्षी पुरुष द्वारा जो है मजिस्ट्रेट के आदेश पर कराया जा सकता है। अधिनियम की नेक्स्ट धारा, अधिनियम की अगली धारा है सेक्शन 22 और अपमान या प्रतिकार का दावा। यानी जो पीड़ित महिला है वह अपना अपमान या प्रतिकार यानी मानहानि का दावा कर सकती है। तो इसके अंतर्गत महिला अपने अपमान या मानहानि का दावा कर सकती है और ये मुकदमा जो है वो भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड के तहत लिखा जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है धारा 23, मजिस्ट्रेट द्वारा एक तरफा कार्रवाई करने की शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखिएगा। मजिस्ट्रेट द्वारा एक तरफा कार्रवाई करने की शक्ति धारा 23 में है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के। इसका कहने का मतलब है कि यदि प्रतिपक्षी न्यायालय के आदेश के बाद उपस्थित नहीं होता है तो
तो मजिस्ट्रेट बिना उसके पक्ष को सुने हुए वादी के पक्ष में फैसला कर सकेगा। तो इसके अंतर्गत यदि प्रतिपक्षी कोर्ट के आदेश पर बुलाए जाने पर नहीं आता है तो मजिस्ट्रेट वादी के पक्ष में एक तरफा आदेश कर देगा। समझ गए होंगे। आइए नेक्स्ट सेक्शन पर। अधिनियम की नेक्स्ट धारा है सेक्शन 25। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 25 में कहा गया है, न्यायालय को अपना आदेश वापस लेने या उसमें परिवर्तन करने का अधिकार है। यानी न्यायालय अपने आदेश को वापस भी ले सकता है और उसमें संशोधन भी कर सकता है। इसके अंतर्गत वादी यानी महिला की स्थिति बदल जाए और पति पत्नी या अन्य में समझौता हो जाए तो न्यायालय अपना आदेश वापस ले सकता है। मैंने पति पत्नी व अन्य इसलिए लिख दिया है, पूरा डिटेल नहीं किया है, क्योंकि ज़्यादातर इस तरह के वाद पति पत्नी के बीच ही आते हैं। तो पति पत्नी या अन्य में माँ और बेटा भी आ सकता है, बहन और भाई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। तो इसके अंतर्गत वादी की स्थिति बदल जाए और पति पत्नी या अन्य में समझौता हो जाए तो न्यायालय अपना आदेश वापस ले सकता है। इस अधिनियम की धारा 27 में अधिकारिता, किसकी अधिकारिता? न्यायालय की अधिकारिता कि उसकी सीमा कहाँ तक होगी। तो यथा स्थिति प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट, यथा स्थिति प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट का न्यायालय जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यथित या पीड़ित महिला निवास करती है, नौकरी करती है या कोई कारोबार करती है, उस स्थानीय सीमा के भीतर प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट के न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। आइए नेक्स्ट सेक्शन पर। अधिनियम की नेक्स्ट धारा है आपकी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 29 में अपीली प्रक्रिया। यदि किसी वादी प्रतिवादी को मजिस्ट्रेट के दिए गए आदेश या निर्णय के खिलाफ कोई अपील करनी है तो वो अपील इससे ऊपर के न्यायालय जैसे सेशन न्यायालय में कर सकता है या करनी होगी। यानी जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट को लेकर के कोर्ट का गठन किया गया है, यदि वो कोई निर्णय देता है वादी के पक्ष में प्रतिवादी के पक्ष में और इसके अगेंस्ट आपको अपील करनी है तो इस सेक्शन के तहत आप सेशन न्यायालय में अपील कर सकते हैं। अधिनियम की धारा 31 मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन पर कार्यवाही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 31 मजिस्ट्रेट के आदेश के उल्लंघन पर कार्रवाई। मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए संरक्षण आदेश को भंग करने पर प्रतिपक्षी को दंडित किया जाएगा, जिसके तहत 1 वर्ष के कारावास या 20,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आइए नेक्स्ट सेक्शन पे। अधिनियम की धारा 32 साक्ष्य सबूत की अवधारणा। ध्यान से देखिएगा, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 32 साक्ष्य सबूत की अवधारणा। इसके अंतर्गत धारा 31 को संज्ञान में लेते हुए, जिसमें मजिस्ट्रेट के आदेश का उल्लंघन है, तो धारा 31 को संज्ञान में लेते हुए अपराध संज्ञेय तथा गैर जमानती होगा, यानी नॉन बेलेबल होगा, अपराध संज्ञेय एवं गैर जमानती होगा। इसके अंतर्गत पीड़ित द्वारा बताई गई सूचना व बयान पर कार्रवाई हो सकेगी, ना कि सिद्ध करना होगा। तो जो पीड़ित पक्ष है जो वो बयान देता है और उसी बयान के आधार पर मजिस्ट्रेट कार्रवाई करेगा, यहाँ पे उसे प्रूफ या साक्ष्य देने की ज़रूरत नहीं होगी। और लास्ट पॉइंट, अधिनियम की धारा 37 इस कानून यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कानून में संशोधन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, क्योंकि यह एक केंद्रीय कानून है। तो इस तरह से आपने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में बात किया और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी यदि कोई मानवीय चूक या भूल हो गई है, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो गया है या किसी सेक्शन में बताने में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम लोग मिल करके उसे सुधार करेंगे और फर्दर आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसको अच्छे से पढ़िए और नोट्स बनाइए। बस एक आपसे कहना है कि वीडियो पूरा देखिए, अदरवाइज़ आपको आधा अधूरा नॉलेज जो है और फिर क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे कि साहब वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया और मैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से नहीं कर पाया या मेरा गलत हो गया। तो चलिए आप इसको देखिए और फिर अगले वीडियो में अगले अधिनियम के साथ मिलते हैं। तब तक बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।